तो लेक्चर है आज का केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें करना क्या है आज? केमिकल काइनेटिक के बेसिक न्यूमेरिकल पे आज फोकस करेंगे हम लोग। मेरा मेन अटेम्प्ट रहेगा उसके न्यूमेरिकल्स को फोकस करवाना। फटाफट से थियरी पे एक बार जाते हैं। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का रेट क्या होता है? कोई कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। कोई कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ये होता है रिएक्शन का रेट। कितनी जल्दी से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है। रिएक्टेंट डिसअपियर होता है इसीलिए उसके आगे माइनस लगता है, और प्रोडक्ट अपीयर होता है इसीलिए उसके आगे लगता है प्लस। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफरेंशियल रेट भी कहते हैं। क्यों डिफरेंशियल रेट कहते हैं? क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। आप लोग देखिए, ये रहा इंस्टेंटेनियस रेट या डिफरेंशियल लॉ इसे कहा जाता है। ये अगर कोई रिएक्शन है तो इसका डिफरेंशियल लॉ कैसे, रेट क्या होगा इसका? आर रेट का मतलब क्या है? डी ए बाई डी टी, और जो भी उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, याद रखिएगा अगर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट x होता तो यहाँ 1 अपॉन x हो जाता, यहाँ y होता तो यहाँ 1 अपॉन y हो जाता। अगर b के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो 1 अपॉन बी डी बी बाई डी टी हो जाएगा c के टर्म्स में, और d के टर्म्स में करेंगे तो भी यही रहेगा। याद करने वाली बात, यहाँ पे बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं? गड़बड़ ये करते हैं बच्चे, एक तो जब ये दो चीजें हैं तो वो दोनों के बीच में प्लस लगा देते हैं। नहीं भैया, ये सबके बराबर होगा, मतलब माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी डी डी बाई डी टी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबके रिस्पेक्ट से बराबर होती है, बस उनका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लग जाता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखने वाली योग्य है कि रिएक्टेंट के एक्सप्रेस करने वक्त माइनस का निशान लगता है, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपियर होता है। और यहीं पर अगर मैं इस डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल ना करता हूं बच्चों, डिफरेंशिएशन की जगह मैं अगर बड़ा चेंज लिखता हूं, बड़ा चेंज, देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चों छोटा चेंज। अगर मैं बड़ा चेंज की बात करता हूं एक, तो उसमें बड़े चेंज में डेल्टा दिखाई जाती है, उसी रिएक्शन को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सेम वही चीज होगी अगर डेल्टा होगा बाय डेल्टा टी होगा, ये एक बड़े चेंज को दिखाता है, इसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और छोटे चेंज के लिए, पल भर के चेंज के लिए इंस्टेंटेनियस रेट दिखाते हैं, या फिर डी का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालते हैं, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो एक तो ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एक तो ये फैक्टर है मेरे बच्चों। टेम्परेचर एक फैक्टर है, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैटलिस्ट पर एक है, कैटलिस्ट, और एक सरफेस एरिया। ये चार बेसिकली तुम्हें पढ़ने हैं। चार में से हमारे सिलेबस में तो ये बस दो है मेन, ठीक है। एक एक करके करते हैं। एक, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन मान लीजिए आर रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने अभी भी पीछे बताया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर, ये, और उसकी रेस टू की पावर, मतलब उसके आगे कुछ भी रहता है तो वो उसकी पावर बन जाता है। इसको लिखना ही रेट लॉ कहता है। मतलब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर अगर मैं एक कांस्टेंट लगा दूं तो ये बन गया तुम्हारा रेट लॉ। आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझिए बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन को मतलब एक्सप्रेस करने के दो तरीके बन गए, इसे कहते हैं रेट लॉ। तो अगर आपसे कोई पूछे रेट लॉ क्या है, तो रेट लॉ, ज्यादातर लॉ क्या होते हैं? लॉ होते हैं नियम। तो हर नियम की स्टेटमेंट होती है, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है। रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है, ये फार्मूला ही रेट लॉ है। और इसी का अगर मैं डिफरेंशियल लॉ लिखता तो क्या होता? कोई मुझे बताएगा क्या होगा डिफरेंशियल लॉ? मन मन में ही
डिफरेंशियल लॉ, इसी रिएक्शन का डिफरेंशियल लॉ अगर मुझे लिखना होता तो तब मैं लिखता रेट इज इक्वल्स टू -1/r dr/dt। यस, इसका मतलब एक ही रिएक्शन को मैं दो तरीके से रेट का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, डिफरेंशियल लॉ और इंस्टेंटेनियस लॉ, और दूसरा रेट लॉ। दोनों ही आपको करने हैं। इसमें रेट लॉ में ये खास बात है कि रेट लॉ में जो भी पावर होती है बच्चों, जो भी पावर लिखी जाती है, पावर, जैसे इधर पावर क्या है आर, इधर पावर क्या है आर, अगर कुछ और होती, यहां पर जैसे आर है तो यहां पर तो हम आर लेते हैं डिफरेंशियल लॉ में। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो अगले 5 मिनट में कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं डिफरेंशियल लॉ लिखता हूं तो पावर जो होती है वो डिट्टो इधर आती है। इसका मतलब अगर इधर x होगा तो इधर x होगा, इधर a होगा तो इधर a होगा, वो डिट्टो आती है। परंतु रेट लॉ में आपको ये ध्यान करना पड़ता है, रेट लॉ में ये पावर बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सर ये कौन सा कहानी में नया ट्विस्ट है? यस, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूं 2r चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन r के 2 मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यस, इसका मतलब यही हुआ। पर मान लो रिएक्ट, इस 2r को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और r प्लस r। अब मेरी बात को समझिए, मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही आर के प्रोपोर्शनल है, दूसरे आर के है ही नहीं। इसका मतलब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, भले ही रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट सिर्फ एक ही रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालने के लिए असर डाल रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डाल ही नहीं रहा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम रेट लॉ में नहीं लिखेंगे, उस केस में रेट में एक होगा। मतलब भले ही दो आर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट एक ही रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालता है, इसलिए हम पावर में सिर्फ उसी को लिखते हैं। जी हाँ, यही पावर जो एक्चुअल फैक्ट फिगर दिखाती है कि कितने रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूल्स हैं, इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी को कहते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कि अगर सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए के 2 मोल्स हैं और बी के 3 मोल्स हैं और वो प्रोडक्ट बना रहा है पी, तो अगर आप कहेंगे टोटल एक बी का मोल है, तो आप कहेंगे सर टोटल इसमें कितने मॉलिक्यूलर स्पीशीज हिस्सा ले रहे हैं? तो जितने मॉलिक्यूलर स्पीशीज हिस्सा लेते हैं और वो एक साथ कोलाइड करते हैं, जैसे 2A और 1B, अगर ये तीनों ले लिए और ये तीनों आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोलाइड कर रहे हैं, टकरा कर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस वैल्यू को कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। परंतु अगर जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर a की पावर 2 और b की पावर 1 लिखने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन दोनों a और एक b पे डिपेंड करता है। मान लीजिए ऐसा एक फिगर, ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें b पार्टिसिपेट ही कर रहा है सिर्फ, मतलब b अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, बी का कोलिजन भी इंपॉर्टेंट है, परंतु बी की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन असर नहीं डाल रहा। इसका मतलब अगर मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या कम कर रहा हूं, उसके बावजूद रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर हो ही नहीं रहा। इसका मतलब इस केस में बी कहलाएगा बच्चों स्यूडो मॉलिक्यूल। स्यूडो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो मॉलिक्यूल जो किसी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, किसी रिएक्शन में जरूरी होते हैं, उनके बिना रिएक्शन होगी नहीं। मतलब ये 2A जब तक बी के साथ कोलाइड नहीं करेंगे तो पी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो B इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्शन, परंतु B की कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर असर नहीं डालती। इसका मतलब अगर मैं B को डबल कर दूं, B को ट्रिपल कर दूं, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। B की वैल्यू को कम करने पर या ज्यादा करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसीलिए मैं कहूंगा B है स्यूडो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पर B को नहीं लिखा जाएगा, बी को नहीं लिखा जाएगा। तो यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी भले ही 3 हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? सिर्फ 2। या ऐसे भी हो सकता था एक ए का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक बी का पार्टिसिपेट कर रहा है, बिल्कुल हो सकता था। उस केस में भी अगर 2 मॉलिक्यूल है तो पावर का सम कर दिया जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है रेट लॉ में जो रिएक्टेंट की पावर होती है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितनी पावर पे डिपेंड करती है, वो वैल्यू को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है,
अगर यहाँ पर मान लीजिए दो हैं, एक है R एक है A, दो चीजें पार्टिसिपेट कर रही है, इसके X है पावर, इसकी Y है, तो उस केस में रेट X पे भी डिपेंड कर रहा है, Y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में X प्लस Y हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, वो वैल्यू हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाएगी। बेटा एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा वैल्यू क्लियर होगी। हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं RCOOR डैश एस्टर होता है। इसमें अगर मैं HOH वाटर डालता हूं तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि ROCOOH एसिड मॉलिक्यूल बनता है और R-OH अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर कांस्टेंट लगा देंगे। एक तो RCOOR एस्टर हाइड्रोलिसिस और एक वाटर, ये बनता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तुम छट से बोलते हो सर इसकी भी एक पावर है, इसकी भी एक पावर है, 1 + 1 मतलब ऑर्डर हुआ 2। पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, वो ये कि यहाँ पर अगर मैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं या वाटर का अमाउंट, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो होती ही नहीं, आपको पता है, तो वाटर का कोई कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, वाटर तो प्योर है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कब होगी, समझो मेरी बात को बेटा, पानी की कॉन्सेंट्रेशन कब होगी, जब पानी में कोई सॉल्वेंट डालोगे, पानी में कोई सॉल्वेंट डाला ही नहीं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये ब्रैकेट किसके लिए होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कुछ भी नहीं, तो पानी की कभी कोई कॉन्सेंट्रेशन होती ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर वाटर एक स्यूडो मॉलिक्यूल है, इसका मतलब वाटर अगर नहीं होगा तो रिएक्शन होगी नहीं ऑब्वियसली, तो वाटर का रहना जरूरी है, परंतु पानी की क्योंकि कोई कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है और पानी को बढ़ाया या कम करने पर हमारे इस रिएक्शन का रेट, स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए हम कहते हैं वाटर इज इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल but it does not participate in the rate of reaction, that means it is a pseudo molecule, it is a false molecule। और इस reaction को which apparently looks like a second order of reaction, जो ऐसा लग रहा था कि second order of reaction है, it is actually first order reaction, तो ऐसे को हम कहते हैं pseudo first order reaction। इस स्यूडो वर्ड का मतलब है लग कुछ और रहा था बट है कुछ और, तो स्यूडो हमने अलग से ऐसे रिएक्शनों में जोड़ दिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लग रहा है सेकंड ऑर्डर बट एक्चुअली में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां से स्यूडो मॉलिक्यूलरिटी की बात हुई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी की बात हुई, और इसका डिफरेंस की बात हुई। ये एक लौता थियोरेटिकल पोर्शन है सेक्टर में, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, जो पेपर में आने वाले चांसेस है। और मैं आपको बता दूं पिछले कोविड से पहले की बात अगर बताऊं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता था, हर एक साल बाद आ जाता था, बट आजकल तो इतना मुझे नोटिस नहीं हो पा रहा, ये क्वेश्चन अब कम आता है, फिर भी आप देख लीजिए इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल चेंज में, जो कोलाइड भी करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवा रखा है, और ये क्या होते हैं, सम ऑफ पावर्स इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर्स का सम कर देंगे। मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, जीरो कैसे हो सकती है, जीरो मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन, नो इट इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव नहीं हो सकती, होल नंबर होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। क्यों थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक बात बताओ ना, इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में चलते हैं, इस एग्जांपल में इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या बता रहा था, दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, पर एक्चुअली में वाटर का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है रिएक्शन में, तो ये बोलना कि इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। पर अगर मैं वाकई में पता करना चाहता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी चीजों पे असर कर रहा है, क्या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहा है, तो मुझे लैब में जाना पड़ेगा, मुझे लैब में वाटर के अमाउंट को बदलकर देखना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, मुझे एस्टर को चेंज करके देखना पड़ेगा, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर घटाकर देखना पड़ेगा क्या रेट ऑफ रिएक्शन पर वाकई कोई असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ रहा तो ये भी स्यूडो मॉलिक्यूल होता और ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होता, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में हिस्सा तो ले रहे हैं बट रेट ऑफ रिएक्शन पर असर नहीं डाल रहे हैं। तो विदाउट गोइंग लैब मुझे कभी नहीं पता लग सकता कि एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती हैं,
सिंपल रिएक्शंस होती हैं, और ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए होती है। कॉम्प्लेक्स कौन होती है? जो स्टेप्स में होती है। स्टेप्स मतलब जैसे सपोज करो मैंने एक रिएक्शन बता दी, 2A प्लस 2B गिव्स P, प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसमें देखने से ऐसा लग रहा है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी मेरे बच्चों 4 है। याद रखना मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से मॉलिक्यूल ज्यादा आपस में कोलाइड करे इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी मैक्सिमम 3 ही होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 से ज्यादा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यहां पर मुझे दिख रहा है इसका 4 ऑर्डर है, तो फिर मैं देखूंगा ये एक्चुअली में कैसे होगा। तो मैं पता करता हूं, ये पहले 2A 1B को मिलाकर कुछ C बना रहे हैं मान लीजिए, फिर एक C एक और B को मिलाकर D बन रहा है, इसका मतलब P बन रहा है। इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट एक स्टेप में नहीं, एक से अधिक स्टेप में बन रहा है। इसके पहले स्टेप में अगर मैं रेट की बात करूं, उसमें 2 मॉलिक्यूल और 1, इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 है, और इधर एक C और एक B, इसका ऑर्डर 2 है। इसका मतलब हर स्टेप का अपना अपना ऑर्डर होता है। बच्चों फिर याद करिए मुझे क्या देखना पड़ता है, इनमें से कौन है स्लोएस्ट, क्योंकि जो भी होगा स्लोएस्ट उसी का ऑर्डर याद कर लीजिए। अभी मैं बोल रहा हूं, अगर एक रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होती है, दिखती है एक स्टेप में होना, जैसे ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद करिए। ऑर्गेनिक में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन याद करो, H2SO4 डालकर एल्कीन बन जाता था, कुछ याद करो बच्चों। ऐसा लगता था कि वो एक ही स्टेप में हो रहा है, बट उसकी मैकेनिज्म होती थी, उसमें 4 स्टेप्स लिखवा रखे हैं मैंने आप लोगों को। तो याद रखिएगा हमें हर स्टेप का अपना ऑर्डर होगा। तो कौन से स्टेप का ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड करेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है। याद रखिए बच्चों, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वही स्टेप रेट को डिटरमाइन करता है, उसे आरडीएस कहते हैं। और यहीं से निकलता है पहला सवाल, जो कल पेपर में हो, सैटरडे के पेपर में आने के बहुत चांसेस है। आजकल नए क्वेश्चनों का जमाना है, मैं 2026 जरूर लिख रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन में, मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन, अभी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है नहीं, बट मैं आप लोगों को फ्रेम करके तुरंत अभी बता रहा हूं। एक ऐसा रिएक्शन दे देंगे, ए बी बी गिव्स सी, फिर उसके मैकेनिज्म दे देंगे, प्रोबेबल मैकेनिज्म। एक आएगा मैकेनिज्म नंबर 1, उसमें 2 स्टेप्स होंगे। एक आएगा प्रोबेबल मैकेनिज्म नंबर 2, उसमें भी 2 स्टेप होंगे। और फिर हमें ये बताना पड़ता है इनमें से कौन सा मैकेनिज्म सही है। आप मेरी बात को समझिए, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आपको 2 मैकेनिज्म दे दिया जाए और कह दिया कि इसका ऑर्डर 2 है, तो बताओ कौन सा मैकेनिज्म सही है। तो हमें ये देखना है कि किस मैकेनिज्म में जो स्लो लिखा होगा, एक एरो के ऊपर लिखा होगा स्लो, इधर भी लिखा होगा एरो के ऊपर स्लो, तो हमें स्लो वाले स्टेप को चेक करना है, क्या स्लो वाले स्टेप का ऑर्डर 2 है। अगर स्लो वाले स्टेप का ऑर्डर 2 है तो वही मैकेनिज्म सही है, दूसरी मैकेनिज्म गलत है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका दूसरा वेरिएशन, कि कहता है दोनों में से कौन सा मैकेनिज्म सही है और ऑर्डर नहीं दिया, तो उस केस में ऐसा होगा कि एक में एक स्टेप में स्लो लिखा होगा और दूसरे मैकेनिज्म के किसी भी स्टेप में स्लो लिखा ही नहीं है। तो आप समझ जाइए स्लो का खेल है सारा का सारा। तो जहां पे स्लो लिखा है वही मैकेनिज्म सही है, और इसका सारा फेर यही है कि जो स्लोएस्ट होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो आपको 2 चीजें चेक करनी है, एक मैकेनिज्म में कोई ना कोई एक स्टेप स्लो होना चाहिए, तभी आपका मैकेनिज्म सही है। और दूसरा, जो स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर है वही ओवरऑल ऑर्डर होगा। अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो वो स्लोएस्ट ऑर्डर से मैच करना चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं दे रहा, आपसे पूछ रहा है दोनों मैकेनिज्म में से कौन सा मैकेनिज्म सही है और उसका ऑर्डर क्या है, तो आप चेक करेंगे दोनों मैकेनिज्म में से स्लो किस में लिखा हुआ है। अगर एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके दोनों स्टेप में स्लो स्लो लिखा हुआ है, वो भी नॉट पॉसिबल है, वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो मैकेनिज्म गलत है। सही मैकेनिज्म वो होता है जो एक से अधिक स्टेप में होता है और एक ही स्टेप में स्लो लिखा होगा, तभी उस मैकेनिज्म को मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानूंगा और उस स्लो स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहूंगा, उसके ऑर्डर को ओवरऑल ऑर्डर से मैच करूंगा। ये रहा मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट शुड आई से, एक बहुत एक मुझे इंट्यूशन है इस पर, इस क्वेश्चन के एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। बाकी ऊपर आप लोगों को स्यूडो मॉलिक्यूल की जानकारी है, ये मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ।
एक और चीज मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि ये जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये नोट्स आप उन्हीं के लिए ले जिनके पास मेरे पर्सनलाइज नोट्स नहीं है। अगर आपके पास वो नोट्स है तो आप उसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसी से पढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि इसमें मैंने कुछ डेरिवेशंस कराई हैं, आपको यहाँ पर डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे रिजल्ट्स याद कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन यहां से भी बन रहा है, इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ये कह रहा है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स। तो ये फार्मूला प्लीज आप लोग याद कर लीजिए, मोल 1 माइनस एन लीटर एन 1 माइनस एन उल्टा 1 माइनस एन का उल्टा होगा लीटर एन माइनस 1 और टाइम इनवर्स। इसको याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वैसे तो आप इसको याद ना भी कर सकते हैं, पर मैं हमेशा बोलूंगा याद करने वाला सफल आदमी है। बड़ा आसान है यार। मोल क्या होता है, देखो मैं आपको इसका भी आसान बताता हूँ, अगर आप ये नहीं कर पा रहे ना, इसका भी आसान ट्रिक है। क्या होता है ना, अभी पीछे क्या बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बॉस, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्वल टू के आर की पावर एक्स, यही तो है, आर की पावर एन मान लो। तो रेट अपॉन में आर की पावर एन हो जाएगी। रेट की यूनिट मोल पर लीटर होती है, इधर नीचे मोल पर लीटर पर सेकंड होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होती है। ऊपर भी मोल पर लीटर है, नीचे भी मोल पर लीटर है। ऊपर मोल पर लीटर की पावर कुछ नहीं है, नीचे मोल पर लीटर की पावर एन है। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। आप इसको भी याद कर सकते हो, इसी को खोल के वो आया है, इसी को खोल के वो आया है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। प्लीज मेरा आग्रह है सभी से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अगर n जीरो है तो वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, उसकी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगी, और किसी की पावर 0 1 होती है, इसका मतलब उस केस में ये पूरा का पूरा देखो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और किसी की पावर 0 1 होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक रिएक्शन है, वो 2a प्लस बी समथिंग है, फलना है ढिमका है, और आखिर में कह रहा है उसका रेट कांस्टेंट 1.58 इंटू 10 की पावर 2 पर सेकेंड है, और बताइए इसका ऑर्डर क्या है। इतनी बड़ी चीज देने के बाद आपका ऑर्डर पूछता है, तो आपका सारा डिस्ट्रैक्शन यहाँ आ जाता है, इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टर। सारा डिस्ट्रैक्शन हमें रिएक्शन की तरफ चला जाता है, बल्कि इसका आंसर कहीं और होता है। इसका आंसर होता है इसके यूनिट पर, इसके यूनिट पर इसका आंसर छिपा होता है। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से डील कर सकते हैं, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसके बाद ये वर्ल्ड फेमस फार्मूले हैं, इधर ए नॉट लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को आर नॉट से करवाया है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप लोग सिंपल कर सकते हैं, जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का फार्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्या है, K इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर, मतलब वही ए को आर बता दिया, रिएक्टेंट बता दिया, थोड़ा सा फेमिलियर फिगर है वो, ठीक है। और टी हाफ क्या है इसका, हाफ लाइफ क्या है, आर नॉट बाय 2k। वहीं पर फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले क्या है, रेट कांस्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला क्या है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t लॉग आर नॉट बाय आर, और इसका हाफ लाइफ का फार्मूला क्या है, 0.693 बाय के। मेरे बच्चों ये दोनों फार्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों फार्मूले ही इस चैप्टर की जान है, न्यूमेरिकल इसी में से आएंगे। मैं आप लोगों को इस फार्मूले में दो चीजें बताना चाहूंगा, जो दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये, एक, इस आर नॉट का मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन से आपने शुरुआत किया था। और इस आर का मतलब है मेरे बच्चों कि इस टी समय पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है। 80% बच्चा जो गलत करता है वो यहीं पर गलत करता है, वो समझ नहीं पाता। हमें लिखना होता है यहाँ पर लेफ्ट कितना बचा हुआ है एट टाइम टी, इस टी समय पर कितना बचा हुआ है, आप समझिए मेरी बात को। कल को एक क्वेश्चन में कह दिया 70% डिकम्पोजिशन, इसका मतलब रिएक्शन 70% हो गई, तो कितना बचा 30%, तो 30% ऑफ शुरुआत का आर नॉट बचा, तो यहां पर ये लिखना है। अगर मैं रिएक्शन में कहता हूं क्वेश्चन में
कि एक रिएक्शन में 70% डिकम्पोज हुआ है तो 30% लिखना है। पर अगर मैं ये क्वेश्चन में कहता हूं अ रिएक्शन प्रोसीड्स सो दैट 70% रिमेन्स, मतलब बचा ही 70% है भाई, तो उस केस में 70% ही लेना है। इन शॉर्ट हमें बचा हुआ लेना है, इस समय में कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची हुई है उसी को उसमें यूज करना है। दूसरा फार्मूला, दूसरी बात मैंने कहा था, दो बातें बताऊंगा। दूसरी बात ये कि इसके हाफ लाइफ को और इसके हाफ लाइफ को अगर हम गौर करेंगे तो इसका हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर नॉट के। इसका मतलब जितना ज्यादा आर नॉट होगा उतना ज्यादा हाफ लाइफ होगा, जितना ज्यादा आर नॉट उतना ज्यादा हाफ लाइफ, मतलब जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा हाफ लाइफ होगा। यहाँ पर टी हाफ आर नॉट पे डिपेंड ही नहीं करता, इसका न्यूमरेटर एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिनोमिनेटर भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, पूरा ओवरऑल एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब टी हाफ इसका कांस्टेंट होगा। इसका मतलब नो मैटर हम रिएक्शन आर नॉट कितनी है, 1 ग्राम है 1 मिलियन ग्राम है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हाफ लाइफ विल ऑलवेज बी द सेम। ये दो चीजें हैं, यहां से असर्शन रीजन का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। बेटा आप लोगों को बता दूं, सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन इसी पॉइंट को फॉलो करती है। रेडियो एक्टिव डीकेज जो भी होते हैं अल्फा बीटा गामा के, वो सभी इस बात को फॉलो करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उन सभी का हाफ लाइफ फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब सारे रेडियो एक्टिव डीके फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कल को अगर न्यूमेरिकल में मेरे बच्चों वो नहीं देता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये कह देता है कि फलना रिएक्शन एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, तो हम समझ लेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर ही है। और यहां से एक अच्छा असर्शन रीजन क्वेश्चन बन रहा है कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होती है वो कांस्टेंट उनका हाफ लाइफ होता है, ठीक है ना, और कांस्टेंट हाफ लाइफ होता है, इसीलिए ये असर्शन अगर है और उसका रीजन ये है कि इसीलिए रेडियो एक्टिव डीकेज फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है, तो यस इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसी की वजह से तो है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद ग्राफ, यस ग्राफ पे तो भाई लिखना बनता है 2026, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ग्राफ आप लोगों को करने हैं, बस कितने ग्राफ करने हैं, 3 ग्राफ, एक जीरो ऑर्डर का ग्राफ है और 2 फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे डिफरेंस करना है। ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम लगता है, बिल्कुल सेम लगता है, इसका स्लोप भी माइनस के है, इसका स्लोप भी माइनस के है, ढलान तो माइनस ही होगी ना यार। अंतर कितना है दोनों ग्राफों में, यहाँ पर ये सिर्फ आर है, आर याद करिए, और यहाँ पर लॉग है, नेचुरल लॉग, ln मतलब नेचुरल लॉग। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ पर जहां पर आप लॉग देख लेंगे, जहां पर भी आप लॉग देख लेंगे, आप मेरी बात को समझिए, आप लॉग देख लेंगे वहां पर आप डील कर देंगे, लॉग देखते ही आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है और उसका स्लोप अगर सीधी लाइन जा रही है तो माइनस के ही होगा, ये तो कंफर्म है। दूसरी बात क्या पता लग रही है, दूसरी बात ये पता लग रही है कि ये ग्राफ अगर आ गया ऐसा सीधा उल्टा ग्राफ, मतलब ये तो उल्टे थे, ये तो सीधा ग्राफ आ गया, इसका स्लोप पॉजिटिव है, पहली चीज तो ये, इसका स्लोप इनका अगर माइनस के है तो इसका प्लस के है। और दूसरी एक और बात बता दूं, ये बच्चों नेचुरल लॉग था और ये लॉग है, तो नेचुरल लॉग को लॉग में करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका स्लोप k बाई 2.303 है। यहां से ग्राफ वाला क्वेश्चन 110% बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से मेरे बच्चों। कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं देखो, एमसीक्यू का मेजरली क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। पहली बात तो आप लोगों को ग्राफ दे देगा और ऑर्डर पूछेगा, और दूसरा उसका स्लोप पूछेगा, स्लोप क्या है, तो यहाँ से इसको ध्यान करना बनता है। ये ग्राफ बस देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने डाल दिया है आप लोगों की सहूलियत के लिए। अब आ जाता है इस चैप्टर का अगला पड़ाव, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर रिवाइज करो, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन बढ़ती है। बच्चों एक काम करता हूं, आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, कोलिजन थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कोलिजन थ्योरी ये कहता है, मैं उस स्लाइड पे वापस जाऊंगा अभी 2 मिनट। कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे वो आपस में उतना ही कोलाइड करेंगे, और जितना कोलिजन आप लोगों का पर यूनिट एरिया होगा, पर यूनिट एरिया होगा, उसी से ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, उसी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जितना कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं।
और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जितने एनर्जी से पहले ये ट्रैवल कर रहे थे कोलिजन करने के लिए, अब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनके कोलिजन पर सेकंड के नंबर भी बढ़ जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं और इसकी वजह से प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आर्हीनियस ने सबसे पहले ये बताया, इस इक्वेशन को समझाया, और यहीं से चौथा ग्राफ आपका बन चुका है। ये ग्राफ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है, देखिए बिल्कुल। और इसमें स्लोप मेरे बच्चों कुछ और है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्लोप कुछ और है यहाँ पर, ठीक है। स्लोप यहाँ पर लॉग वाला नहीं है, स्लोप कुछ और है। आप कैसे पता कर पाएंगे, वो वाले जो ग्राफ बन रहे थे ना बेटा, ये टाइम के साथ बन रहे थे, आप मेरी बात को समझिए। यहाँ पर लॉग ए बना रहा है, रेट कांस्टेंट का ग्राफ है, ये किसके साथ, 1 अपॉन टाइम के साथ। इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पेपर में बोलेगा कि इसका इंटरसेप्ट क्या दिखा रहा है, इसका स्लोप क्या है, 4 ऑप्शन आ गए, चारों में से कौन सा इसका स्लोप है, इस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या है, 4 दे दिए, तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और इस पेज पे लिखे हैं 3 फार्मूले, मैंने आपको टोटल कितने फार्मूले बताए, पीछे बताए 2 फार्मूले, 2026 लिखा मैंने इन दोनों फार्मूलों में। ये 2 फार्मूले डबल स्टार वाले फार्मूले चेक करिए, ये वाले 2 फार्मूले बताए मैंने, ये 2 फार्मूले, एक ये वाला फार्मूला, एक टी हाफ वाला फार्मूला, और इधर 2 फार्मूले, टोटल 5 फार्मूले इस पूरे चैप्टर में। 5 फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला नहीं है मेरे बच्चे, सबसे आसान चैप्टर है ये। पहला फार्मूला ये, पहला फार्मूला है ये, दूसरा फार्मूला ये है हमारा, और तीसरा फार्मूला ये है। ये तीनों फार्मूलों को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ये आर्हीनियस के इक्वेशन के हैं। यहाँ पर ए का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसको कई बार प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट के पहले वाला है, ई के पहले, ई एक्सपोनेंट होता है, ई क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, इसके पहले वाला फैक्टर को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। ई एक्टिवेशन एनर्जी है, टी टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगी। बाकी हर चीज की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग क्वेश्चन में। एक और चीज की मैं आपको बात बता देता हूँ, 2.303 और आर को मल्टीप्लाई करके 19.147 आता है। आप इसको 19.147 याद करके जाइए, या फिर 19.15 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि इन दोनों का मतलब ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल में ये आएगा ही आएगा। और एक बात और न्यूमेरिकल को लेके जब चली है तो ये जरूर कहूंगा, यार न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन से डरना क्या, क्या डरना है भाई, जब एक बार कूद पड़े हैं ना मैदान में, तो फिर डरना मत। हम लोग ना एक बहुत कॉमन एरर करते हैं, मैं हमेशा आज भी देख रहा था, हमेशा हम लोगों के पास जैसे मान लो 2.64 इंटू 4.28 अपॉन में 6 इंटू 3.14 इंटू 4 ऐसी कुछ वैल्यू होती है, तो हम लोग ना मल्टीप्लाई करने में बहुत शेर होते हैं। समझिए मेरी बात, मल्टीप्लाई करना बहुत पसंद करते हैं। मेरी बेटी 6 क्लास में, और वो मल्टीप्लाई तो बहुत करना पसंद करती है, बट डिवाइड करना ना उसके लिए आफत का खेल है। तो डिवाइड में वो बहुत ज्यादा एरर करती है। तो इसीलिए हम लोग भी क्या करते हैं ना, ऊपर का एक बड़ा मल्टीप्लाई करके बड़ी चीज ले आते हैं, नीचे का मल्टीप्लाई करके एक बड़ी चीज ले आते हैं, फिर भाई सब फंस जाते हैं कि क्या करेंगे। अरे भाई पहले ही डिवाइड करो ना यार, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, चीजों को डिवाइड करके छोटी बनाओ ताकि फाइनल कैलकुलेशन के समय छोटी चीज रहे। आ रही मेरी बात समझ में, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक बड़ी चीज दिख जाती है ना, फिर तो यही हो जाता है यार कैसे करेंगे। अरे उसको बड़ी होने मत दो ना यार, उसको बड़ी होने से पहले ही तो पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, पहले डिवाइड कर कर चीजें काफी छोटी बना लो, डिवाइड तो करना ही है। उसके बाद इस पेज को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है आप लोगों को, यहां से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कोलिजन थियरी के। कोलिजन थियरी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। कोलिजन थियरी मैंने आप लोगों को कॉपी में भी लिखवा रखा है, उसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। अब आते हैं आज के, जैसे कि मैंने कहा था, मेन पार्ट पर। न्यूमेरिकल फोकस, थियरी बहुत कम है इस चैप्टर में। थियरी के नाम पर क्या आ सकता है, थियरी के नाम पर आ सकता है हम लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस,
थियरी के नाम पे आ सकता है हम लोगों का कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन थियरी और कैटलिस्ट का रोल। ये तो मैं भूल ही गया, कैटलिस्ट का रोल। कैटलिस्ट का रोल, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे? एक ऑल्टरनेट पाथ को फॉलो करके। यहाँ पर कुछ एक दो ग्राफ और मैं बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर मान लीजिए ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये एनर्जी है थ्रेशोल्ड, मतलब इतनी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द ओल्ड बॉन्ड्स। पुराने सारे बॉन्ड टूट जाएं, इसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो इस एनर्जी के बैरियर को यहां से यहां तक पहुंचाना पड़ता है, नहीं पहुंचाएंगे तो सारे पुराने बॉन्ड्स तोड़ेंगे नहीं, सारे बॉन्ड पुराने टूटेंगे नहीं तो नए बॉन्ड बनेंगे कैसे। इसका मतलब हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी जाकर ये रिएक्टेंट की एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी के बराबर आती है जो किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए चाहिए होती है। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस पॉइंट तक लाते हैं जब उस सारे बॉन्ड पुराने टूट जाते हैं, उसके बाद वो बॉन्ड टूटकर एनर्जी रिबलेट करता है, रिलीज करता है। अगर तो मान लो ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऐसे रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, उसे मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहूंगा। कब? जब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेस होगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, मतलब एनर्जी ज्यादा लिबरेट कर दी गई। और इस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जो एनर्जी प्रोवाइड की गई उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर पेपर में आता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो एक्टिवेशन एनर्जी वो है जो हमें, ध्यान से दे दीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी वो है जो हमें देनी पड़ती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचे। तो मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर मैं रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दूं, मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी थी 20 और थ्रेशोल्ड मतलब कम से कम एनर्जी 100 चाहिए उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगी? 80 लगी। तो थ्रेशोल्ड में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। ये एक रिलेशन है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी में, एक रिलेशन। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है, मुझे याद है पीछे पेपर में आया था, एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं, पर उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करो ग्राफिकली, यार वो बड़ा टीडियस जॉब हो गया था बच्चों के लिए। ध्यान रखेंगे, ऐसे आपको ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन करना है। और दूसरा, अगर मान लीजिए यहां पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, यहां पर एनर्जी थ्रेशोल्ड है, मतलब कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, और मैं समय आने पर एनर्जी को बढ़ाया, उतनी एनर्जी हुई जितनी एनर्जी चाहिए थी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एनर्जी प्रोसीड कर रही है, और यहां कहीं पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रुक गई। इसका मतलब इस केस में अगर मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का गैप देखूं तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट से एनर्जी कम लिबरेट हुई, इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहेंगे। याद रखना बेटा, स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है, स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब यहां पर पहले वाले केस में प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए प्रोडक्ट इज अनस्टेबल। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन अपने आप नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप देख पा रहे हैं एक फिगर से, ग्राफ से कितने क्वेश्चन, कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने तरह के कॉन्सेप्ट खुलते हैं। ठीक है, यहां पर भी बेटा इस एनर्जी को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, रैंडमली कोई ग्राफ हमने बना लिया, हमने कोई रैंडमली ग्राफ बना लिया, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी।
अब मान लीजिए यहाँ पे आता है एंट्री होती है कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट वो आइटम है जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को या तो अल्टरनेट पाथ से फॉलो करता है, कोई दूसरा ही रास्ता लेके चलता है, किसी दूसरे रास्ते से जहां से एक्टिवेशन एनर्जी अगर नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा है, आप मेरी बात को समझिए, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ई ए डैश इज ग्रेटर देन ई ए, नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा। इसका मतलब इसने कोई ऐसा रास्ता ले लिया भैया जिसमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, तो उसको करने में ज्यादा समय लगेगा, तो उस कैटलिस्ट को हम कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। और वहीं पर अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि उसने एक दूसरा पाथ फॉलो किया और उस दूसरे पाथ में कम एनर्जी लग गई, कम एनर्जी लग गई, मतलब यहां पर ई ए डबल डैश कम है ई ए से, नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी से, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव कैटालिसिस। ठीक है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। इसके अलावा एक और ग्राफ है, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, उस ग्राफ के बिना मेरे जहन में आ गया, वो ग्राफ मुझे कराना है। वो ग्राफ है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है जो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने करवाया था। उन्होंने क्या कहा था कि ये लाइन अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करती है और ये लाइन शो करती है एनर्जी, तो ग्राफ कुछ इस तरह का ऑब्जर्व होता है। इस ग्राफ को पढ़ना सीखो, इस ग्राफ को पढ़ना सीखते हैं, ठीक है ना। इस ग्राफ को कई लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीकों से पढ़ते हैं। क्या, एक तो सबसे पहले इस ग्राफ का पीक क्या शो कर रहा है, इस ग्राफ का पीक ये नहीं शो कर रहा कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, गलत जवाब। एनर्जी तो ये है, सबसे ज्यादा एनर्जी तो यहां पर है। इस ग्राफ का पीक शो कर रहा है कि ये एनर्जी मीडियम है, ना ज्यादा ना कम, ठीक उसके बीच की एनर्जी। और ये टॉप इसलिए है क्योंकि ये शो कर रहा है कि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास मीडियम एनर्जी होती है। इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। सपोज करो मैं किसी क्लास में गया, उस क्लास में सारे स्टूडेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। मैंने किसी से एनर्जी पूछी, मिनिमम एनर्जी मान लो 10 है और मैक्सिमम 100, तो मैंने किसी से पूछा 10, किसी ने बताया 100, किसी ने बताया 50, 60, 50। तो ज्यादातर मैंने क्या देखा, ज्यादातर बच्चों के पास कौन सी एनर्जी है, ज्यादातर बच्चों के पास ना कम वाली एनर्जी है ना ज्यादा वाली एनर्जी है, ज्यादातर बच्चों के पास मीडियम एनर्जी है। इस एनर्जी को बच्चों हम लोग आम भाषा में मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कहते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली एनर्जी, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं इधर देखता हूं एनर्जी कम की बात देखता हूं, तो ये बहुत कम मॉलिक्यूल्स है जिनके पास कम एनर्जी है, और इसी तरह से बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स देखता हूं जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स। दिव्यांका, दिव्यांका अपना माइक वो करो, म्यूट करो बेटा। बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम है, और बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये वाले बहुत कम है, मोर एनर्जी वाले भी, कम एनर्जी वाले भी। अब सवाल आता है, मान लिया मैंने ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब है इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास वो एनर्जी है जो चाहिए होती है रिएक्शन को पूरा करने के लिए, जो चाहिए होती है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, मतलब यही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यस, परंतु अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जिनका 10 था उनका 20 हो जाएगा, जिनका 20 था उनका 30 हो जाएगा, जिनका 50 था उनका 90, मतलब ग्राफ कहां बढ़ जाएगा, ग्राफ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि ये वो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले तो पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहे थे, ये वाले जो मैंने डबल क्रॉस से बनाए हैं, ये वाले पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, पर जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी भी बढ़ गई, और ये भी उस रेंज में आ गए जिस रेंज में थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, जिस रेंज में वो पुराने बॉन्ड्स तोड़कर नए बॉन्ड बना सकती है और प्रोडक्ट फॉर्म कर सकती है। इसका मतलब क्या ऑब्जर्व हुआ कि अगर ये एट टेम्परेचर टी ग्राफ है, तो ये वाला होगा एट टेम्परेचर T+10। हर 10 डिग्री बढ़ाने पर ग्राफ
आगे की तरफ मूव करता है, ज्यादा मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, उसका कर्व बैठ जाता है, ग्राफ फॉरवर्ड मूव करता है, ज्यादा मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल अब उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बैरियर को ओवरकम कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा था, मैंने बता दिया। इसके बाद न्यूमेरिकल ही तो है, यही तो इस चैप्टर की जान है। तो मैंने आपको टोटल 5 ही फार्मूले बताए हैं। एक बार फटाफट से उन 5 फार्मूलों का क्विक रिकैप हो जाए। पहला फार्मूला क्या है? K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T लॉग R नॉट बाय R। दूसरा T हाफ 0.693 अपॉन में K। तीसरा K is equals to AE minus EA by RT। चौथा फार्मूला कौन सा है? यही का लॉग वर्जन, log K is equals to log A minus EA by 2.303 RT। और फिर पांचवा फार्मूला क्या है? log K2 अपॉन में K1 is equals to EA अपॉन में 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसका एलसीएम लेकर ये भी हो जाएगा। अगर एलसीएम ले लूं तो इधर T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2, ये भी लिख सकते हैं। यही तो 5 फार्मूले हैं यार, यही तो चैप्टर है जो हमें लोगों को करना था। बच्चा चैप्टर है। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, न्यूमेरिकल्स को लेकर हमने बहुत पीछे 3 दिन पे न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस किया है। आप लोग न्यूमेरिकल पे थोड़ी और एक्स्ट्रा जान डालिएगा। न्यूमेरिकल करने के लिए बेस्ट बुक आप लोगों के पास बुकलेट है जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। इस रिएक्शन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट एट 300 केल्विन एंड 10 मिनट्स एट 320 केल्विन। आप मेरी बात को सुनिए, क्वेश्चन को तो छोड़ो, क्वेश्चन में क्या बात जबरदस्त बता रहा है कि एक रिएक्शन 50% हो रही है, कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट। जब टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। पर अगर मैं टेम्परेचर 320 कर देता हूं, आप इसको देखो, इस डेटा को देखो, टेम्परेचर 320 मतलब 20 केल्विन मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो रिएक्शन 30 मिनट में हो रही थी वो 10 मिनट में होके दे रही है। कितनी फास्ट हो गई टेम्परेचर के बढ़ाने से। जब हम चाय बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं, गैस को धीरे करके रखते हैं तो गैस भी तो धीरे धीरे जलती है, टेम्परेचर कम मिलता है तो चाय लेट से बनती है। तुम्हें चाय जल्दी चाहिए तो तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, तो जो चाय 10 मिनट में बनती थी, टेम्परेचर बढ़ाने पे वही चाय 5 मिनट में बन जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो ये कितना अच्छा डेटा मिल रहा है मेरे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को करना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के तो वैसे 2 तरीके हैं। मैं प्रॉपर ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। बट जैसे ही मैंने, एक स्मार्ट बच्चा, उसने जैसे ही देखा, अरे सर 50%, जबान लपलपाई, 50%, अरे इतनी मेहनत क्यों करोगे सर, आप हाफ लाइफ का फार्मूला रख लो। मैंने कहा यार बात तो सही कर रहा भाई, बात तो सही है भाई, हाफ लाइफ का फार्मूला लगा दो। इसका मतलब केस 1 के लिए जो हाफ लाइफ है, ध्यान से समझ लीजिए, वो है 30 मिनट। इसका मतलब मैं लिखूंगा टी हाफ की जगह 30, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। टी हाफ की जगह 30 लिख रहा हूँ, 0.693 लिख रहा हूँ, अपॉन में K1 लिख रहा हूँ। ये कौन से टेम्परेचर की बात हो रही है? टेम्परेचर T1 की बात हो रही है, मतलब 300 केल्विन की। तो यहाँ से K1 की वैल्यू आ गई 0.693 अपॉन में 30। इसको सॉल्व नहीं करूंगा। एट टेम्परेचर T2 क्या लिखा जाएगा? टेम्परेचर T2 मतलब 320 केल्विन पर कितना हाफ लाइफ है? 10 मिनट। तो टाइम की जगह क्या आ जाएगा? टाइम की जगह बच्चों, टाइम की जगह आ जाएगा 10 मिनट बराबर 0.693 अपॉन में K2। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में ये नहीं लगा सकते थे क्योंकि इस क्वेश्चन में 50% कह रहा है। 50% में तो यार करना ही हाफ लाइफ वाला है, क्यों मेहनत करूंगा मैं इतनी, सीधे हाफ लाइफ का फार्मूला लगाऊंगा ना। अब इन दोनों का अगर मैं डिवाइड, K2 कितना आ गया? 0.693 अपॉन में 10। तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, ऑन डिवाइडिंग, एक और अहम बात आप लोगों को बोलनी है, ऑन स्क्रीन जो चेकिंग हो रहे हैं, मार्किंग OSM जो ऑन स्क्रीन कॉपीज चेक हो रही है, इनमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप MCQ क्वेश्चन भी एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, और दूसरा आप लोग स्टेप्स जितने ज्यादा बना सकते हैं वो आप लोगों का फायदा है। जैसे इस रिएक्शन में कई बच्चे क्या करते हैं ना,
K1 K2 निकालकर सीधे K1 को K2 से डिवाइड कर देते हैं, सीधे रेशियो निकाल देते हैं, मन ही मन कर लेते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? K2 अपॉन में K1 सीधे लग ही रहा है ना, टाइम बचाने के लिए। ये ऊपर रखेंगे, ये नीचे रखेंगे, तो ये ऊपर और ये नीचे आएगा। समझो मेरी बात। तो क्या आ जाएगा 1/10 अपॉन में 1/30, तो 0 से 0 कट गया, 3 आ गया। डायरेक्ट कर देगा बच्चा, मत करिएगा। लॉस है आप लोगों का ओएसएम में। ओएसएम में मार्किंग कैसे हो रही है? स्टेप्स में। पहले क्या होता था? मैनुअली मतलब पेपर में क्या होगा? बोर्ड में इसके आधा नंबर, इसके आधा नंबर। अब पहले बच्चा डायरेक्ट कर दे, पर टीचर जानता ना डायरेक्ट कर ही दिया है, वो 1 नंबर दे देगा। पर अब क्या हुआ है? हर स्टेप के आगे मार्क्स फिक्स है, मतलब इसके आगे मार्क्स 0.5 ही है। इसका मतलब अगर आपने ऊपर वाला स्टेप ना कर डायरेक्ट नीचे वाले स्टेप में दोनों पार्ट कर दिए, फिर भी मैं 0.5 ही दे सकता हूं। क्या बेवकूफी, आप समझ रहे हैं मेरी बात? कितना बड़ा हमारा बच्चों का थोड़ा लॉस हो गया। मतलब वो कई बच्चे होते हैं मन ही मन कर लेते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं, पर स्टेप एक ही बन रहा है 2 स्टेप की जगह, तो उसको 0.5 ही देने पड़ रहे हैं यार। उसको हम 1 मार्क्स दे ही नहीं सकते, मैक्सिमम मार्क्स है ही नहीं एक। लो कर लो बात। तो इसीलिए जितने ज्यादा स्टेप्स बनाओगे उतना फायदे में रहेगा, ठीक है? ताकि टीचर को अगर कहीं एक्स्ट्रा मार्क्स भी तुम्हें देने हो तो वो वहां पर स्टेप तो होना चाहिए ना मार्क्स देने के लिए। स्टेप नहीं है तो कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता भैया, फिर तो राम राम हो गई भैया, फिर कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। तो ऑन डिवाइडिंग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो K2 अपॉन में K1, K2 है 0.693 अपॉन में 10, 0.693 अपॉन में 30। देखो स्टेप बढ़ गया ना, साफ करो ना। 2 फायदे हैं, स्टेप बढ़ गया, आप लोगों का सफाई अच्छी तरह से हो रहा है, सवाल अच्छी तरह से हो रहा है, और दूसरा अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा लीवरेज मिलेगी ना तो वो स्टेप्स में ही मिल सकती है। आपने स्टेप्स नहीं करे, कोई एक्स्ट्रा लीवरेज नहीं मिल पाएगी आप लोगों को। 1/30 ये ऊपर जाकर 3 आ गया। अब आपको फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला फार्मूला। जब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल्स टू EA, मैंने आपको बता दिया, इसको डिवाइड करके 19.14 आएगा। टेम्परेचर T2 कितना है? T2 है 320 माइनस 300 अपॉन में 320 इंटू 300। पहले ही बता रहा हूं, माइंड मेकअप करके चलो, कैलकुलेशन बड़ी आएगी। माइंड मेकअप करके चलो, कैलकुलेशन बड़ी आएगी। कभी दिक्कत में नहीं फंसोगे तुम, कैलकुलेशन बड़ी आएगी मान के ही चलो। हम लोग तब फंसते हैं जब कैलकुलेशन बड़ी ऑन द स्पॉट आ जाती है। नहीं भैया, आप लोग अज्यूम करके चलो ना, मैं ही आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन बड़ी आएगी आएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इधर आ जाएगा log 3, इधर आ जाएगा EA, इधर आ जाएगा 19.14, इधर आ जाएगा 20 और 320 इंटू 300। यहां से 10 से 10 कट गया। log 3 की वैल्यू ऊपर दे रखी है उसने 0.4771। सर क्या जो लेना है? भैया जो वैल्यू देगा वही लेनी पड़ेगी हमें एज इट इज, ठीक है ना? इंटू में 19.14 इंटू में 32 इंटू में 300। आप चाहे तो उसको थोड़ा सा काट सकते थे, ये 16 आ जाएगा, तो ऊपर 16 इंटू 300 आ जाएगा और बराबर रह जाएगा EA। इस पूरे को सॉल्व कर जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा, याद रखिएगा। तब जाकर आप लोगों का एक क्वेश्चन पूरा होगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फार्मूले तो टोटल 5 ही है ना इस पूरे चैप्टर में। घोर पेयर का क्या होगा? कोई लॉजिक ही नहीं है, कहीं पे कुछ को क्या चेंज कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा वो। इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है, उसने कंफर्म कर दिया, कंफर्म कर दिया फर्स्ट ऑर्डर है। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K कितना है? 60 पर सेकंड। अगर वो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ना भी बोलता ना, मुझे इसकी यूनिट देखकर पता लग गया कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। ये भी एक ड्रामेबाजी कर सकता है, अवेयर रहिएगा। How much time it will take to reduce 75% of his initial concentration? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। कह रहा है कितना समय लगेगा to how much time it will take to reduce 75%। 75% reduce हो जाए, खत्म हो जाए। How much time will it take to reduce 75% of its initial concentration? तो K की वैल्यू क्या होती है? 2.303 अपॉन में टाइम log R0, और यहाँ पर 75% रिड्यूस हो गया तो बचा कितना? 25% बचा, 25% ही R0 का बचा।
आर नॉट का आर नॉट कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन में टी लॉग 1/4 ऊपर जाके log 4 बन जाएगा। सारी log की वैल्यूज आप लोगों को वो पेपर में देगा, टेंशन नहीं है, सारी log की वैल्यूज पेपर में आप लोगों को देगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी है 60 है, तो t उधर चला जाएगा, 2.303 अपॉन में 60 इंटू log 4 0.6 देगा। इसको सॉल्व कर आप आंसर निकाल लेंगे। एक और बड़ी डिक्लेरेशन यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक के न्यूमेरिकल में, बेटा बहुत एरर करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर में आपको टाइम की यूनिट नहीं बदलनी। अगर सेकंड इनवर्स है तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो सेकंड पर सेकंड सेकंड्स में ही आएगा। अगर यहाँ पे डेज है तो वो डेज आएगा, ईयर्स में है तो ईयर्स में आएगा, मिनट में है तो मिनट में, आवर्स में है तो आवर्स में। इसका मतलब आपको यहाँ पर किसी भी टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करना, यूनिट को नहीं बदलना, जो यूनिट दी होगी उसी में बदलना होगा। टाइम को हमें बदलना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले न्यूमेरिकल्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले न्यूमेरिकल्स में हमें टाइम को सेकेंड्स में बदलना है, बट यहाँ पर हमें नहीं बदलना। ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 75% कंप्लीट हो रहा है 60 मिनट में, फर्स्ट ऑर्डर निकालो। बहुत आसान है सर, कैसे करेंगे सर? पहले फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला? k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t लॉग r नॉट बाय r। तो यहां पर 2.303 अपॉन में टाइम कितना दे रहा है 60 मिनट है, हाँ जी, लॉग क्या कह रहा है, कह रहा है 75% डिकम्पोज हो गया तो 25% रह गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, भाषा को समझना है। ऐसा कह रहा है कि 75% तक हुआ है, 75% हो गया है, इन दोनों लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझना है आप लोगों को। सेम एकदम पिछले वाले सवाल की तरह ही ये भी log 4 हो जाएगा। ये 2.303 अपॉन में 60 इंटू में log 4 की वैल्यू होती है 0.6। यहां तक आ गया। इसके बाद बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट और स्मार्ट बात बता रहा हूं, आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं बार बार, आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। निकालना क्या है? अगर हाफ लाइफ निकालना है, हाफ लाइफ का फार्मूला क्या है? टी हाफ 0.693 अपॉन में के हो जाएगा, 0.693 अपॉन में के कितना है 2.303 अपॉन में 60 इंटू 0.6। ठीक है, क्यों मैंने काटने के लिए मना करा था? क्योंकि एक चीज जो मैं आपको ऑलरेडी याद करा चुका हूं कि 0.693 को जब भी 2.3 से डिवाइड करते हैं तो वो 0.3 आता है। तो जहां बाकी बच्चे डिवाइड करने में टाइम लगाएंगे, ऊपर सॉल्व करने में टाइम लगाएंगे, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये 6 से कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा 0.3 और नीचे रह जाएगा 1 अपॉन में 10 की पावर 3 जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है। इस क्वेश्चन में 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6H2O है। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दे रखा है, यहां पर कितना NO बन रहा है, मतलब DNO बाय DT दे रखा है 3.6 इंटू 10 की पावर -3, ये ऑलरेडी दे रखा है। कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया निकालो। कितना मजेदार सवाल है और ऐसे सवाल के आने के बहुत ज्यादा चांस है। मैं एक और बात बता देता हूं आप लोगों को, मैंने पिछले 3 दिन पे अपनी स्लाइड्स ग्रुप पे शेयर करी है। उन स्लाइड्स में जो जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, मैंने 90% न्यूमेरिकल करे हैं, 10% न्यूमेरिकल छोड़ दिए हैं कि आप लोग ये कर लेना। बेटा आपको वो सारे सवाल करने हैं क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। मतलब सॉल्यूशन चैप्टर और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके जो मैंने स्लाइड शेयर किए हैं उनमें क्वेश्चन, आज जो मैं केमिकल काइनेटिक करा रहा हूँ,
जो जो क्वेश्चन छोड़ता रहूंगा वो आप अपने आप आराम से करते रहेंगे, बट ये सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, क्योंकि ये सारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उन तीनों चैप्टर के। आज के बाद आज की रात याद रखना, आपको लॉक कर देना है, आप लोगों को लॉक कर देना है 10th चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और डी ब्लॉक। मैंने आपको कहा था कल याद करना है डी ब्लॉक। आज रात को ये सब करके सोना है आपको, चाहे रात को 2 बज जाए चाहे 3 बज जाए, ये सब रात को करके सोना है। इसके बाद कल सुबह उठकर 5th चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोग करेंगे, आप लोग 6 चैप्टर करेंगे और 7 चैप्टर करेंगे, हेलो एल्केन्स और अल्कोहल। ये तीनों चैप्टर बहुत डुएबल है, आराम से हंस के होंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नोट्स बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और अल्कोहल, फिनॉल, एथर के, इन दोनों चैप्टर के मैंने कुछ खास क्वेश्चन बनाए हैं। इस साल को देखते हुए, 2026 को देखते हुए कुछ खास क्वेश्चन बनाए हैं, मैं इनको कल मॉर्निंग में ही शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन विद आंसर है, क्वेश्चन विद आंसर है, मैं इनको शेयर कर दूंगा, आप लोग उसके बाद देख लीजिएगा। तो इसका मतलब कल रात तक हर बच्चे के 10वां चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बेटा ये है हमारा ट्यूसडे नाइट का बड़ा एक विजन, ट्यूसडे नाइट का। तभी आप वेडनेसडे को हम लोग कर सकते हैं क्या, 8 और 9, तभी हम वेडनेसडे को रैप अप कर सकते हैं सारा सिलेबस रात को। थर्सडे और फ्राइडे को सिर्फ सैंपल पेपर देखने हैं और करने हैं। मैं अपने ऑनलाइन क्लास का थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, कल हम लोग डी ब्लॉक, रात को थोड़ा सा डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन दोनों को हम थोड़ा सा टच देंगे। कल ट्यूसडे वाली रात को हम लोग डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनकी अहम बातों को कल रात को ऑनलाइन क्लास में टेकअप करेंगे। और वेडनेसडे वाली रात को हम लोग हेलो एल्केन है, क्योंकि एक ऑनलाइन क्लास एक दिन पीछे चल रही है, क्यों पीछे चल रही है, क्योंकि वो रात को होती है ऑब्वियसली, तो रात को हो रही है वो। तो वेडनेसडे वाली रात को हम लोग ये टेकअप करेंगे, हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरीन, छठा, सातवां और 7वां चैप्टर और अल्कोहल। फिर हम फाइनल डे पे आएंगे, थर्सडे, जो हमारा ऑनलाइन क्लास का लास्ट और फाइनल डे होगा, जिस दिन हम लोग टेकअप करेंगे 8th और 9th चैप्टर। फ्राइडे को हम लोग जुड़ेंगे सिर्फ कुछ अहम बातों के लिए, थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं आप लोगों को फाइनल एक बार टेकअप करूंगा, कुछ फाइनल बातें बोलूंगा। और अगर आप लोगों को डाउट्स हैं तो आप लोग भी मुझे, वैसे तो डाउट्स आप लोग कभी भी 24/7 आप लोग मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर्सनल कर सकते हैं। मैं कई सारे बच्चों के रोज दे रहा हूं, कम से कम 100 व्हाट्सएप मुझे रोज डाउट्स के रूप में आ रहे हैं। अगर किसी का रह गया है तो प्लीज यार ऐसे मत सोचना कि सर ने मेरा आंसर नहीं दिया, आप लोग उसको दोबारा रीसेंड कर दीजिए, क्योंकि ऐसा होने के बहुत चांसेस है कि वो बहुत नीचे चला जा रहा है, मैं उसको देख नहीं पा रहा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन किसी ने भेजा और उसका आंसर अभी तक मैंने नहीं दिया तो वो दोबारा भेज दे, शायद वो नीचे चला गया इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। मैं आप लोग जो भी डाउट है आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पूछते रहिएगा। दूसरी बात, ये मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास और डेट के हिसाब से शेड्यूल बता दिया है। थर्सडे फ्राइडे बड़े दिन रहेंगे, दोनों दिन सैंपल पेपर देखने हैं। 5 सैंपल पेपर मैं ऑलरेडी ग्रुप में उनके आंसर समेत भेज चुका हूं, जो आप लोगों को थर्सडे देखने हैं। और फ्राइडे वाले लेटेस्ट और 2 सैंपल पेपर्स में लेटेस्ट विद आंसर्स भेजूंगा फ्राइडे वाले दिन। तो 5 और 2 7, ये 7 पेपर और सारे नोट्स और बुकलेट जो हमारी तैयारी है, हम लोग तैयार है बेटा। किसी भी तरह की पेपर आएगा, हम लोगों की तैयारी है, हम लोग तैयार हैं हर चीज को सामना करने के लिए। ये कॉन्फिडेंस आप लोगों में होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस तब आएगा आप जब रेगुलर बेसिस पर चीजों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज संडे नहीं, आज मंडे है, अभी मैं आप लोगों को बता दूं ट्यूसडे अच्छा खासा दिन है, और वेडनेसडे हमारा ऐसा सब मन बना के चलेंगे कि थर्सडे को ही फाइनल पेपर है। थर्सडे से पहले पहले सारा वाइंड अप करना है। जो बच्चा इस मेंटालिटी को लेकर चलेगा कि थर्सडे से पहले सारा का सारा वाइंड अप करना है, वही सक्सीड कर पाएगा।
आखिरी 2 दिन सिर्फ सैंपल पेपर्स के लिए है, तसल्ली से। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया की बात पूछ रहा है और दे रखा है NO की बात। तो आइए रेट ऑफ रिएक्शन जरा देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/4 DNH3 by dt is equals to -1/5 DO2 by dt is equals to 1/4 DNO by dt is equals to 1/6 DH2O by dt। ठीक है, अब सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग क्या देखेंगे, क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है। NO दे रखा है और अमोनिया पूछ रहा है। तो जो दो टारगेट है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाएंगे, मतलब इसका और इसका एक रिलेशन हो जाए, वहीं पर हमारा आंसर छुपा हुआ है। कैसे, हम लिखेंगे -1/4 DNH3 by dt इक्वल है +1/4 DNO by dt के। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, DNO by dt ऑलरेडी दे रखा है, तो -DNH3 by dt आ जाएगा कितना, जो DNO by dt है और DNO by dt दे रखा है उसने 3.6 × 10 की पावर -3। तो यही आपका आंसर निकल गया। इसके सेकेंड पार्ट को करने के लिए क्या पूछ रहा है सेकेंड पार्ट में मेरे बच्चों, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर। अब हमें इसको जोड़ देना है, किसके साथ, वाटर के साथ जोड़ देना है। तो अब हम इन दोनों का एक कनेक्शन बनाएंगे, इन दोनों का कनेक्शन मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ DNO by dt is equals to 1/6 DH2O by dt। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, ये निकालना है H2O का, तो ये 6 उधर चला जाएगा, तो 6/4 DNO by dt, जितने स्टेप्स बढ़ सके। आप देख रहे हैं ना, मैं इसको एक ही स्टेप में खत्म कर सकता था, पर इसका ये भी मतलब नहीं है तुम पेपर में स्टेप्स ही करते रहो। आप स्मार्ट हो, आप जानते हो, तो स्टेप्स अगर आराम से दिखाने हैं ना, मैं क्यों उसमें हड़बड़ादेरी करूं। तो ये आराम से लिखने के दो फायदे, एक तो मेरे स्टेप्स बढ़ रहे हैं और मेरी क्लैरिटी बढ़ रही है। DNO by dt की वैल्यू वही 3.6 × 10 की पावर -3, 4 निम 36, 9 6 54, 5.4 × 10 की पावर -3। याद रखना, यूनिट नहीं लिखा तो आधा नंबर कोई नहीं बचा सकता दुनिया में। यूनिट लिखना कंपलसरी है, फ्री फंड के आधा नंबर आपके हाथ में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो रेट कांस्टेंट K है 1.15 × 10 की पावर -3। मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रहा हूं, देखो कैसे, 2.303 अपॉन में T लॉग, कह रहा कितना समय लगेगा 5 ग्राम को 3 ग्राम बनने में। हमारा फार्मूला क्या होता है, R0/R। R0 मतलब शुरू में कितना था 5, बाद में कितना है 3, सिंपल। तो T उधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.303 अपॉन में 1.15 × 10 की पावर -3 लॉग 5 माइनस लॉग 3। लॉग की सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, आपको घबराने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है यार जब 10 के बढ़ जाता है टेम्परेचर पे। इंक्रीज ऑफ 10 के, टेम्परेचर 10 के बढ़ जाता है फ्रॉम 298। तो इसका मतलब अगर T1 है 298 केल्विन, तो T2 होगा 308 केल्विन, क्योंकि 10 बढ़ रहा है ना। तो हमें फार्मूला क्या पता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA बाय 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। ये फार्मूला पता है। यहाँ पे कह रहे हैं रिएक्शन डबल हो जाती है, तो लेट कर लो, अगर K1X है तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K2 कितना हो जाएगा 2X, क्योंकि उसका डबल हो रहा है। तो पूरा लिखना है भाई, मैं यही तो समझा रहा हूं, स्टेप्स बनाकर दिखाने हैं, लिखना है। गिवन क्या है,
सवाल मत शुरू कर दो बस करना बेवकूफों की तरह। T2 माइनस T1 10 है और नीचे 298 इंटू 308 है। और ये मत छोड़ देना, अरे यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन है कैसे करेंगे, अरे कैसे करेंगे के क्या मतलब है, करना है। कैसे का क्या मतलब होता है, log 2 बच गया, log 2 EA बाय 19.14 इंटू में 10 अपॉन में 298 इंटू में 308, log 2 की वैल्यू 0.3। एक देखो स्मार्ट कैलकुलेशन एक बताता हूं तुम लोगों को, एक जबरदस्त चीज बताता हूं, इंटू 308 अपॉन में 10, एक बड़ी जबरदस्त बताता हूं कैसे हम एक बड़ी चीज को छोटा कर सकते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे 100 ले लेंगे। अब आप सिर्फ इस चीज को अगर फोकस करो तो ये चीज क्या है, ये चीज है 298 बाय 100, मतलब ये हो जाएगा 2.98। तो इसमें जरा सा अप्रोक्सीमेशन कर दो 0.02 का तो ये 3 हो जाएगा। तो कुछ करके नहीं दिखाना, अगले स्टेप में सिर्फ क्या करना है, 3 इंटू 19.14 इंटू 3 इंटू में 308 करना, वो अपने आप 3 बन गया। आप देख पा रहे हैं कितना आसान हो गया। अब 3 का क्या हो गया, 9 हो गया, 9 इंटू 19.14 इंटू 308 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा भाई जूल्स लिखना इज कंपलसरी, जूल इज इक्वल्स टू ई, बस खत्म हो गया हमारा काम। तो भाई तरीके से करने से तो यार दुनिया बोलबाला है दुनिया का, तो आप तरीके से करो ना यार, तरीके के तो डिमांड है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, कोविड से पहले कम से कम 5 बार ये सवाल आ चुका है, 5 बार, बहुत ज्यादा आता था, अब थोड़ा कम हुआ है। A reaction is first order with A and second order with B. एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर A है और फर्स्ट सेकंड ऑर्डर B है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K। A की है फर्स्ट ऑर्डर और B की है सेकंड ऑर्डर। कह रहा है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो भैया रेट डिफरेंशियल हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू माइनस dA बाय dt, और B की पावर 2 है तो इसका मतलब वो 1/2 हो जाएगी, याद करिए, ये आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग बी 3 टाइम्स, अगर बी को 3 गुना बना दिया, अगर बी को 3 गुना बना दिया तो रेट, नया रेट बन जाएगा रेट डैश। इस वाले रिएक्शन में अगर मैंने बी को क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो नया रेट क्या बन जाएगा, रेट डैश। के ए एज इट इज रहेगा और बी अब 3b बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा के ए और ये बन जाएगा इंटू में 9b की स्क्वायर, ये बन जाएगा 9 सबसे आगे 9 के ए एज इट इज और बी की स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें ये चीज तो एकदम उसी इक्वेशन की तरह आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही है, सेम आ गई है, यस। तो इसका मतलब नया जो रेट है रेट डैश वो 9 टाइम्स ओल्ड रेट के है। प्रॉपर सवाल ऐसे करके दिखाना है तभी नंबर मिल पाएंगे, प्रॉपर तरीके से करके दिखाना है सवाल को, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन में कहते हैं ए एंड बी बोथ आर डबल्ड, दोनों को डबल कर दिया बॉस, तो रेट डबल डैश हो गया, के ए की जगह भी 2a आ गया और बी की जगह भी 2b आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, के 2 बाहर आ जाएगा ए, और 2 बाहर आएगा तो 2 2 4 बन जाएगा बी की स्क्वायर, तो 2 ये है और 4 ये है, ये सबसे पहले 8 बन जाएगा और अंदर के ए की पावर 1 और बी की पावर 2 जो पहले जैसा आ गया। इसका मतलब रेट डबल डैश इज इक्वल्स टू 8 टाइम रेट। तो इन सवालों को पूरा ऐसे करके दिखाना है तब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, मैं आप लोगों को बता दूं बहुत बारी आ चुका है। इसके बाद आप लोगों के पास 3-4 एनसीईआरटी के सवाल हैं, 3-4 एनसीईआरटी के सदाबहार सवाल, बहुत बार, हजारों बार आ गए हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है द फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिके इज इतना, भैया बोलने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है, कैसे पता लग गया मुझे फर्स्ट ऑर्डर है, रेडियो एक्टिव डिके दे दिया सर, रेडियो एक्टिव डिके दे दिया, तो टी हाफ आ जाएगा कितना, 0.693 अपॉन में के, और यहां पर टी हाफ कितना दे रखा है, ये 5730, तो के उधर चला गया तो आ जाएगा 0.693 अपॉन में 5730, यह हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
इसके बाद कह रहा है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80%, उसके अंदर 80% है। अभी ये डिकम्पोजिशन वाला केस नहीं है मेरे बच्चों, कह रहा है 80% बचा हुआ है। तो आप लिखेंगे नाउ k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t log r नॉट अपॉन में r, k की जगह ऊपर से आ जाएगा 0.693 अपॉन में 5730 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t log, अगर r नॉट है तो नीचे वाला क्या रहेगा 80%। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता है 80% डिकम्पोजिशन हो गया, 80% डिकम्पोज हो गया तो कितना बचा, 20% बचा। पर यहाँ पर आपको 80% लिखना है। आप इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको इससे 0.3, तो यहाँ रह जाएगा 0.3 अपॉन में 5730, 1 अपॉन में t, r नॉट से r नॉट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, log 10 माइनस log 8। तो जो सवाल बहुत बड़ा दिख रहा था अचानक से ही बहुत चिन्ना सा हो गया। मैं दोबारा बता दूं, लॉग की जो वैल्यूज वो कहेगा हमें वही लिखनी है, एज इट इज यूज करनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये कह रहा है एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए और जीरो है विद बी। बी के जीरो है, इसका मतलब बी का अपनी जिंदगी से लेखा जोखा हटा दो, क्योंकि बी को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन असर पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि ये पहले ही बोल चुका है बी का जीरो ऑर्डर है, इसका मतलब बी एक स्यूडो मॉलिक्यूल है। अब फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है, तो यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स क्या होगा, आप मेरी बात को समझिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या, ये समझिए कि अगर ए को एक बार चेंज करेंगे तो रेट भी एक बार चेंज होगा, ए को डबल करेंगे तो रेट भी डबल होगा, अगर ए को 3 टाइम करेंगे तो रेट 3 होगा, अगर ए को 4 टाइम करेंगे तो रेट 4 टाइम होगा। इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है। तो यहां पर इसको देखने के लिए हम देखेंगे इस सिचुएशन में रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन यहां से यहां इंटू 2 डबल हो रहा है, तो ये भी इंटू 2 ही होगा जनाब, डबल ही होगा, तो यहां पर ये 0.2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोलता कि ये a की पावर 2 है, a की पावर 2 है, इसका मतलब a के रिस्पेक्ट से ये 2 बार चेंज हो रहा है। तो अगर रिएक्शन रेट 2 बार चेंज हुआ है तो यहां पर ये एक ही बार चेंज होगा, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ना, ये 2 बार बढ़ने पर एक बार बढ़ रहा है, तो वो 0.1 ही 0.1 टाइम्स को ही करेंगे हम, उस हिसाब से वैल्यू इधर जज नहीं रही, पर कुछ और वैल्यू होगी, पर इस हिसाब से आप ऐसे करेंगे, वो 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.4 हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर हम इंटू 2 ही करेंगे और वो 0.2 ही रहेगा। इधर देखेंगे इस फिलिंग द ब्लैंक्स को भरने के लिए, यहाँ पर 0.1 है और यहाँ पर 0.4 हो गया, देखिए अभी वही क्वेश्चन आ गया, इंटू 4 है तो ये भी इंटू 4 ही होगा, सेम सेम चलेगा, वो इंटू 4 ये इंटू 4, यो इंटू 2 इंटू, सेम सेम चलेगा। क्यों, क्योंकि पावर 1 है, 1 है पावर, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी इंटू 4 कर दो, इंटू 4 कर दोगे तो ये हो जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर -2। अब ये लास्ट वाला भरना है, अगर आप देख रहे हैं ये वाला फैक्टर, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, और ये वाला फैक्टर, अरे भैया ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पर भी 0.1 और यहाँ पर भी सेम ही होगा, मतलब वो 0.1 ही होगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाद आ जाता है ऐसा एक क्लासिक क्वेश्चन, एक क्लासिक क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर रुक गए। कह रहा है फॉर द, वही क्वेश्चन अगर प्रेशर में आ जाए तो क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लिखेंगे एजो आइसोप्रोपेन, आपको फार्मूला नहीं पता कोई बात नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। एजो आइसोप्रोपेन किस में डिकम्पोज हो रहा है, रिएक्शन में लिखा हुआ है हेक्सेन में और नाइट्रोजन में। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, शुरुआत में एट इनिशियल एजो आइसोप्रोपेन कितना है, ये देखिए टाइम जब 0 है, स्टेबल को पढ़ना सिखा रहा हूं मैं, इस टेबल को पढ़ना सिखा रहा हूं मैं। टाइम जब 0 है
तो प्रेशर 35 है। इसका मतलब एट इनिशियल जब टाइम 0 होगा एजो आइसोप्रोपेन का प्रेशर 35 होगा, हेक्सेन और नाइट्रोजन 0 होगा। बट एट टाइम जब 360 सेकेंड है, एक एक करके मानेंगे, एट टाइम 360 है तो ये 35 में से x माइनस हो जाएगा और ये x और x बच जाएगा। ठीक है, जैसे हम पिछले साल इक्विलिब्रियम चैप्टर में करते थे वैसा ही कुछ। अगर मान लो इस रिएक्शन में कोई रिएक्शन दी होती 2PCl3 gives Cl2, तो यहां पर 35 माइनस 2x होता, मतलब इस कोफिशिएंट को देखकर ये चेंज होता है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर अगर 2 होता तो ये 2x बनता, प्लस बी आर 2 ऐसे होता तो 3 होता तो 3x बनता। यहाँ कॉफिशिएंट 1 है तो 1x। इस तरह से कॉफिशिएंट को देखकर जज किया जाता है। यहाँ पर सभी के कॉफिशिएंट 1 है क्योंकि उसने एजो आइसोप्रोपेन एंड हेक्सेन और नाइट्रोजन कह रहा है। ऐसे नहीं कह रहा एजो आइसोप्रोपेन का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो 2 मोल्स ऑफ हेक्सेन बन रहा है, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बन रहा है, नहीं। तो हम बाय डिफॉल्ट 1 1 1 लेंगे, यहां से 1 माइनस होगा, यहाँ 1 1 x प्लस होगा। अब ये क्या कह रहा है कि 360 जब समय था तो प्रेशर 54 था, प्रेशर 54 था। इसका मतलब मैं अगर इन तीनों चीजों को ऐड कर दूं तो प्रेशर 54 होना चाहिए। इसका मतलब 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 54 के बराबर होगा क्योंकि इस समय टोटल प्रेशर 54 था। समझिए, ऊपर भी टोटल प्रेशर 34 था, मतलब ऊपर भी अगर मैं सबको प्लस करूं तो 35 होगा, तो 35 आएगा ही भैया ये तो, क्योंकि ये दोनों तो 0 0 है, ये दोनों तो 0 0, वो तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए वहां पर करने की देखने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ x से x कट जाएगा और x यहाँ आ जाएगा 19। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। जैसे हम लोग k वाला फार्मूला लगाते थे 2.303 अपॉन में t लॉग आर नॉट बाय आर वाला फार्मूला लगाते थे, प्रेशर के समय क्या लगाएंगे, पी नॉट बाय पी का फार्मूला लगाएंगे। कर सकते हैं ये, ठीक है ना। ये इनिशियल प्रेशर है, शुरुआत का प्रेशर, और ये बाद का प्रेशर है। अब इस फार्मूले में देखते हैं तो क्या क्या है। 2.303 अपॉन में टाइम कितना है 360, ये हम पहले वाला फैक्टर ले रहे हैं, 720 वाला भी नहीं कर रहे, पहले 360 वाला ले रहे हैं। फिर लॉग पी नॉट, शुरुआत में कितना प्रेशर था बाबूजी, शुरुआत में 35 था, तो ऊपर कितना आएगा 35। बाद में कितना प्रेशर है 54, गलत जवाब, गलत जवाब। याद करिए, ये पी नॉट और पी क्या होते थे, रिएक्टेंट का प्रेशर होता था। ठीक है, तो शुरुआत में कितना है एजो आइसोप्रोपेन 35 लिख दिया, बाद में कितना हुआ 35 माइनस एक्स, और एक्स है 19। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यही सबसे अच्छी बात थी इस सवाल में, कुछ नयापन था इस सवाल में, ये चीज मुझे बतानी थी, ध्यान से देखिए। इसके सेकेंड पार्ट में फिर ऐसा ही करेंगे, मतलब सेकेंड पार्ट में बराबर में 63 रखेंगे, 54 की जगह 63 रखेंगे, जो x की अलग वैल्यू आएगी, ऊपर 35 भी होगा, नीचे 35 माइनस वो वैल्यू आएगी, वो k1 आएगा, k2 आएगा, फिर आखिर में k1 प्लस k2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू जो k आएगा। इतना नहीं करना तो एक ही से आ जाता है, जो k1 आएगा ना वही रेट कांस्टेंट। अगर आपके पास टाइम कम है तो k2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 720 वाले करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये मत करिएगा, वही k1 k2 सेम ही आता ऑलमोस्ट है, टाइम थोड़ा बहुत तो जरूर करिए। इसके बाद ये क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको 2 मिनट समय दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़िए और दिमाग लगाइए कैसा होगा। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन जैसा है और उस क्वेश्चन जैसा है भी नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में निकलवा रहा था कैलकुलेट करो रेट कांस्टेंट, तो हमने रेट कांस्टेंट निकाल दिया। मैं इसी सवाल की वजह से बैठा हुआ था अभी तक, मास्टर लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं आप एक बार रीड करें, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं दिया मैंने।
ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं यार, निकालते हैं। कह रहा है सेम वैसा ही, पहले पहले हमारे वही फील आ रही है SO2 Cl2, पहले सेम वही करना है। तो तुम कहोगे सर अलग क्या है, बताएंगे ना यार, रुक तो जाओ। एट इनिशियल, यही सवाल हमारी आज की शाम का आखिरी सवाल होगा, एट इनिशियल। बाकी क्वेश्चन जो नीचे के हैं वो आप लोग खुद करिएगा। मेरे ख्याल से मैं आज 24वें स्लाइड तक पहुंच गया, और इसके और मेरे ख्याल से 10-15 सवाल और हैं, यस। तो आप लोग उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो उसमें से नहीं आए आप पूछ सकते हैं, वो सेम सवाल को आप फोटो खींच के आप मुझसे पर्सनल विंडो पे आप मुझे उस सवाल को पूछ सकते हैं। तो एट इनिशियल, शुरुआती दौर पर हमने क्या किया, शुरुआती दौर पर इसका हमने मान लिया कितना है, शुरुआती दौर पर 0.5। तो ये 0.5 ले लिया, ये 0 ले लिया, ये 0 ले लिया। फिर एट जब समय हुआ 100 सेकेंड, 100 सेकेंड की बात है यहाँ पर, तो 0.5 में से कुछ माइनस हो गया, जी हाँ, यहाँ पे कुछ प्लस हो गया, यहाँ कुछ प्लस हो गया, और इन सब का टोटल प्रेशर इस समय पर वो कह रहा है 0.6 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर 0.6 है। तो x से x कट जाएगा, x आ गया 0.1, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टाइम, टाइम कितना है बच्चों 100 लॉग p नॉट अपॉन में p नॉट मतलब शुरुआत में कितना प्रेशर था, शुरुआत में प्रेशर था 0.5, और फिर बाद में कितना प्रेशर हुआ 0.5 माइनस एक्स। ये इस तरह से इस सवाल को हम शुरुआती दौर पर टेकअप कर रहे हैं। तो ये आ गया k बराबर 2.303 अपॉन में 100 लॉग 0.5 अपॉन में 0.5 माइनस 0.1 0.4 आ जाएगा। तो ये सॉल्व कर 2.303 अपॉन में 100 लॉग 5 माइनस लॉग 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर। ठीक है, log 5 की वैल्यू अराउंड 0.69 होती है, log 4 की वैल्यू 0.6 होती है। मैं इसको चाह रहा हूं कि पूरा सॉल्व कर दिखाऊं, क्योंकि मेन बात इस सवाल के अभी आएगा, 0.09 आएगा, 0.100 हटाकर इसको सॉल्व कर आ जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 का 2 और 9 दूनी 18, 19, 20 अपॉन में 10 की पावर 4, ये आ गया हमारा के। पर अभी सवाल खत्म नहीं हुआ मेरे बच्चों। सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। अब मेरी बात को समझ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझ भी पा रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कौन मुझे बताएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बस इतनी बात बताओ। क्वेश्चन में पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है मुझे जब प्रेशर इतना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूं, एक पॉइंट और हटा के 2.07 कर देता हूं, 10 की पावर -4 की जगह 10 की पावर -3 आ जाएगा। ये आपका के आ गया, ये आपका के आ गया। अब मेरी बात को समझिए, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर दोबारा से अब मैं लेता हूं एक दूसरे कलर का पेन। टोटल प्रेशर 0.6 की जगह 0.65 है, तो क्या हुआ, तो ये वाली लाइन में 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू अब 0.65 हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब यहां से x की वैल्यू 0.15 हो जाएगी, जो पहले 0.1 आई थी। इसका मतलब जहां पहले मैंने ये 0.5 माइनस एक्स किया था, अब 0.5 माइनस एक्स करूंगा तो पहले 0.4 आया था, वो 0.35 आएगा। इतना सही तो अंतर है सर? हाँ बिल्कुल अंतर है, बट ये इस समय पर रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ इस रिएक्शन का रेट लॉ अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, रेट लॉ? तो आप कहेंगे रेट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SO2Cl2 की पावर 1, यही कहेंगे, हम भी वही कर रहे हैं, इज इक्वल टू K SO2Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिख देंगे प्रेशर ऑफ
SO2Cl2, बिल्कुल। अब रेट वो पूछ रहा है, के ऊपर निकाल चुके हैं जनाब 2.07 ×